हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तराखंड जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो एक पहला पेपर जो आपका होता है वो है आपका प्रेजेंट डे का। प्रेजेंट डे का जो आपका एग्जामिनेशन का, पहले मैं अगर बता दूँ टाइम ड्यूरेशन, तो ये 3 घंटे का होता है। इसका जो प्रेजेंट डे के मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स वो 150 है। और 3 घंटे में इसमें आपको 5 प्रश्न करने रहते हैं, 5 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चंस के दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ए एंड बी। 5A 5B 4A 4B 3A 3B, इस तरह से रहता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए आपको, तो 3 घंटे में टोटल आपको 10 प्रश्न करने हैं, 10 क्वेश्चंस। रही बात सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है ये बेसिकली 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ या अंतर्राष्ट्रीय कानून। सेकंड है आपका न्यूट्रलिटी, जिसे तटस्थता भी कहते हैं, तटस्थता। थर्ड है आपका रिसेंट लेजिस्लेशन, जो हालिया विधायन या विधायी घोषणाएं होती हैं, वो आपका थर्ड पे आएगा। फोर्थ है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और नेक्स्ट है आपका लीगल डेवलपमेंट्स और लीगल एस्पेक्ट्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस तरह से ये लगभग 7 पार्ट में आप डिवाइड करके प्रेजेंट डे का जो पहला पेपर है उसको आप पढ़ सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। अब इस पे देखा जाए जैसे इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ में कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, प्लस कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। इसमें आपको पढ़ना है, जैसे कुछ बेसिक देखा जाए तो इसमें कई थ्योरीज हैं, उनको देखना रहेगा। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखना है। ट्रीटीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो देखना है। प्लस जो डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड भी आपके जो हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे लगातार पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड कई तरह से प्रश्न आपको बार बार, या तो इनके बेसिक क्या स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर इनके द्वारा रिसेंट कोई सबमिट हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल जो ट्रीटी हुई है उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखना रहेगा आपको। थर्ड आपको न्यूट्रलिटी होता है। तो न्यूट्रलिटी मतलब तटस्थता, मतलब अपने को तटस्थ रखना, न्यूट्रल रखना। किसी भी आइडियोलॉजी में या किसी भी पार्टी में आपको मेंबर ना बनना, यही होता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब है कि जैसे अगर आप देखा जाए 1960s के बाद में, तो इंडिया जो थी वो वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर था। मतलब बाइपोलरिटी थी, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तरफ आपका कैपिटलिज्म था, जिसमें कैपिटलिज्म में वेस्ट की सारी पावर्स थी, आपकी अमेरिका और उसकी सारी कंट्रीज जो थी उसके, जिसको एक उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, नाटो। सेकेंड तरफ जो वर्ल्ड था वो यूएसएसआर में था, जो समाजवादी विचारधारा थी। तो इन्हीं विचारधाराओं के बीच में रहा। उसके बाद में जब 90s में आने पे आपको आता है, जब फुकुयामा ने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री का जब कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके बाद में फिर यूएसएसआर डिवाइड हो जाता है 14-15 कंट्रीज में, छोटे छोटे। और यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी रहता है वो आपका रूस आता है। रूस उस समय खुद ही स्ट्रगल कर रहा था, तो एक तरह से फिर आइडियोलॉजी जो आपकी बाइपोलरिटी है वो एक तरफ हो जाता है, मतलब एक ही सुपर पावर बनता है आपका विश्व में, वो अमेरिका। फिर वहां से डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंट्री कोई नहीं रहती जो पोलरिटी, मतलब बाइपोलरिटी या मल्टीपोलरिटी की तरफ आगे हो। इसलिए फिर जो छोटे छोटे स्टेट से, कई डेवलप स्टेट से, उनके मन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम अकेले अगर पावर नहीं बन सकते हैं तो हम एक अपना कोलैबोरेशन करेंगे, कई देशों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और विभिन्न रीजन जो थे, डिफरेंट रीजन जो वर्ल्ड में थे, जैसे यूरोप में यूरोपीय यूनियन बनता है, आपका साउथ ईस्ट एशिया में आसियान बनता है, साउथ एशिया में आपका सार्क बनता है। तो ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो वो सारी चीजें रहती हैं। उसमें भी कुछ देश होते हैं, जैसे हाल में आप देखिए तो रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। इन दोनों वार में क्या फैक्टर है, बड़ी चीज ये है कि इंडिया का रोल अगर आप देख लीजिए तो ये न्यूट्रल है। हम ना तो रूस के साथ खुल के रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम यूक्रेन का कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं किसका, मानवतावाद का। जो सही है वो सही है। हाँ, रूस के साथ हमारे व्यापार चल रहे हैं, हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन संबंधों के आधार पे हम ऐसा नहीं कि रूस अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम रूस का सपोर्ट करेंगे, या फिर हम यूक्रेन का एक तरफ आंख बंद करके यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे, रूस का विरोध करेंगे। हमारी नीति तटस्थ रहेगी, और जो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ के अधीन होता है वो। तो यही चीजें होती हैं, आपको न्यूट्रलिटी में पढ़ना रहता है। उसके बाद में आपका रिसेंट लेजिस्लेशन होता है। तो ये बेसिकली देखिए, इस पेपर का नाम ही रखा गया है प्रेजेंट डे। अगर आपका देखा जाए तो जो पहला पेपर है ये है प्रेजेंट डे।
तो प्रेजेंट डे का मतलब क्या होता है, इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि जो व्यक्ति इस परीक्षा को दे रहा है, जुडिशरी मेंस परीक्षा पे भाग ले रहा है, उसे आजकल वर्तमान परिदृश्य में क्या वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे क्या चीजें की जा रही हैं, बेसिकली इसमें भी क्या चीजें किससे रिलेटेड, लीगल पार्ट से, लीगल एस्पेक्ट से वो चीजों से अवेयर है कि नहीं है। बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका लेजिस्लेशन है, जैसे विधायी है, विधायन से रिलेटेड कोई इंडिया में या इंडिया के किसी स्टेट में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई काम किए गए हैं, कोई नया लॉ बना है, कोई उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, या कोई लॉ जो है वो एक डेवलपमेंट फेज में है, तो उनसे रिलेटेड आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। या फिर कोई ट्रिब्यूनल है, कोई कमीशन है, किसी का गठन किया गया है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है आपका। इसमें भी अगर आप देखिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रीलिम्स की तरह नहीं पढ़ना है कि एक एक आर्टिकल पे आप एक आर्टिकल को ले, आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे करते हुए पूरा चले जाइए। इस पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बेसिकली देखा जाए तो हम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक में आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, सेकेंड हो गया इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि हम पढ़ेंगे, आपका जैसे केशवानंद भारती से आया था ये कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का। अब इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अंतर्गत उसे शामिल किया गया है, तो उन सारे टॉपिक्स को एक डीप में हम करते चलेंगे। पहले ये कर लेंगे, फिर आप देखिए संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो आपकी नागरिकता, जैसे आपकी जो है सिंगल नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, उन सबको तो बस वैसे एक समग्र अध्ययन में एक एक टॉपिक को ऐसे एक एक टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन, 2-4 पार्ट्स उस तरह से डेवलप करते हुए चलेंगे। फिर आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रश्न आ गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सारे जो कमीशंस बनाए गए हैं, इस तरह से एक पेज में। फिर आपका आएगा जैसे जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहा है उसको हम कर लेंगे, जुडिशरी से रिलेटेड प्रश्न कर लेंगे, या फिर एक और इंपॉर्टेंट है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी जैसे 3 पार्ट्स में होते हैं, तो उसको भी करके आपको यहां से ये चीजें हो जाएंगी। फिर लीगल डेवलपमेंट और लीगल एस्पेक्ट्स, ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये बेसिकली आपकी जुडिशरी से रिलेटेड होती हैं कि न्यायपालिका के द्वारा, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कौन सा केस हुआ, किसका क्या जजमेंट आया, क्या कैसे हुआ, या फिर कोई डिसीजन आ रहा है, किसी का रिव्यू लिया गया, जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ों में। तो इसमें हम आपके सारे जो रिसेंट केस लॉ हैं, सारे केस आपको वो प्लस उसके क्या साइटेशन है, क्या व्यू है, क्या कौन कौन से उसमें जस्टिस रहे हैं, शामिल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे इन दोनों में। लास्ट में आपका आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी बेसिकली देखिए प्रीलिम्स में जहां पे हमारा मेन फोकस होता है थिंकर बेस, या जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, कौन से स्कूल्स में किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, वहां उस पे रहता है। मेंस में इसका उल्टा रहता है। मेंस में एक आध 2 बार तो देखिए आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि विधि शास्त्र की परिभाषा बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और वो तो आप बेसिक जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे क्या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, वो देखेंगे। प्लस जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के नेक्स्ट पे जो थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज भी हमें देखना है। जैसे आपका 2014 में ही आ गया है, एक क्वेश्चन आया है आपका राइट्स का, उसमें आपको मार्क्सिज्म, वो भी आपको कंपेयर करके कहा गया है कि मार्क्सवादी जो विचार है, तो मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है वो बताना है, प्लस उसके साथ साथ राइट्स की बात करना है। राइट्स को दिखाया गया है उसमें, मतलब राइट्स ये अधिकार, तो थ्योरी में अधिकारों की कैसे घोषणा होती है, क्या होती है, प्लस इसको रिलेट किया गया है मार्क्सिज्म से। तो ये चीजें हैं। आपका जैसे लीगल पर्सन पूछ लिया गया है, तो इस तरह से आपको जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो डिफरेंट लीगल व्यूज हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो पूछा जा रहा है न्यूट्रलिटी में। तो वहां से इस तरह से एक एक पॉइंट करके और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए हम अपना सिलेबस को कवर करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब मेन चीज आता है कि कैसे लिखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स तो है नहीं कि आपको बस एमसीक्यूज करने हैं। कई सारे 3 ऑप्शन हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट करना है, एक आपको चूज करना है।
वो चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे प्रीलिम्स में कई चीज़ होता है कि हमें पूरी पूरी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फिर भी दिमाग में थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, हम देखते ही हाँ टिक कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। यहाँ पे मेंस में आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ एक आपको प्रॉपर माइंड में सिनॉप्सिस तैयार करके रखना है कि हाँ कितने टाइम में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। तो मेंस राइटिंग में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है हमें, उसमें अगर आपको देखा जाए तो मैंने बेसिकली ये 10 या 12 पार्ट्स में इसको तोड़ा है कि कैसे आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हम इस पे अगर एक तरफ से चर्चा करें तो सबसे पहली चीज यही होती है, आपको सबसे पहले यही देखना है कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मतलब ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने प्रश्न को समझ लिया है। अगर पहली चीज देखा जाए तो सबसे पहले आपको करना है यही। मतलब कभी कभी ये होता है ना कि हम हड़बड़ी में रहते हैं, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि बिफोर फ्लिपिंग द एनी आइटम, मतलब आप कुछ भी लिखने से, कोई भी चीज आप पेश करने से पहले इसमें बहुत क्लियर रहता है कि you must understand that what is the question. तो पहले तो आप प्रश्न ही समझिए कि क्या पूछ रहा है, क्या आपको लिखना है। इसमें बड़ी चीज यही है कि सबसे पहले आप देखिए कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसका होता है कि आप इसमें कीवर्ड पकड़िए कि कौन कौन से कीवर्ड है, किस पे आपको लिखना है, ये पहला स्टेप हो जाता है। दूसरा होता है कि बड़ी चीज होती है आपके वर्ड मैनेजमेंट। तो आपको मतलब वर्ड लिमिट में बहुत स्टिक द वर्ड लिमिट। कभी कभी होता है कि हम जो है पूरा, अगर आपको जैसे 150 वर्ड लिखना है, हम बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, हम 300-400 वर्ड में लिख रहे हैं, अपना कंसाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी है कि हमें सूखा पड़ जा रहा है वर्ड का ही, हमारा 100 वर्ड के बाद यही नहीं सोच पा रहे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो जब आप कीवर्ड अपना फोकस कर लेंगे, कीवर्ड आप मेंशन कर लेंगे, तो आप एक मन में एक सिनॉप्सिस बनाइए कि हाँ अगर जैसे आपका 150 वर्ड का आंसर लिखना है तो इसमें आप ये करिए ना कि 30 वर्ड्स में हम आप इसका इंट्रो देंगे और फिर 30 वर्ड में क्या करेंगे, 30 वर्ड में क्या करेंगे, इस तरह से कंक्लूड करके। तो ये चीजें आप पहले से एक मन में, दिमाग में एक फ्रेमवर्क, एक माइंड मैप बना के रखिए कि कितने पार्ट में हम किस तरह से अपना क्वेश्चन डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब कीप योर, सीधा सीधा है। और थर्ड है, तीसरी चीज, कीप दो, तीसरा कीप योर आंसर सिंपल। हमारे साथ मन में ये रहता है ना कि हम साल भर तो आंसर राइटिंग किए नहीं रहते हैं, हम साल भर सिर्फ पढ़ते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं, या बेसिकली लिखते भी हैं तो हम नोट्स बनाते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी नोट्स, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे उससे, तो मैटर इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे यही नहीं समझ पाते कि इसमें हम क्या लिखें क्या छोड़ें। और इसी बीच में हमारे मन में ये आता है कि हम इतना अच्छा आंसर लिख दें कि वो दुनिया का एकदम से 7वां या 8वां अजूबा रहेगा, इससे अच्छा आंसर ना इतिहास में कभी लिखा गया है ना लिखा जाएगा। और उसी वजह से हम बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में एकदम से राह से भटक जाते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, ये चीज अवॉइड करनी है। कीप योर आंसर सिंपल, आप एकदम साधारण लिखिए, क्या पूछा गया है, व्हाट, हाउ, व्हेन, एक फ्लो में बनाते हुए ऐसे ही निकलना है। हमें को मतलब बहुत जो हार्ड वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स हैं या बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, इनका यूज नहीं करना है, एकदम सिंपली करना है। क्योंकि यहां पे देखिए, आपको अपनी विशेषता या योग्यता नहीं दिखानी है, बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है या बहुत स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना है कि बहुत सारे डाटा दे रहे हैं। आपको बस ये है कि जो पूछा जा रहा है वो आप एग्जामिनर को कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं, आपको बस एक यही मोटिव होना चाहिए। तो यहां पे आपको मतलब बिग एंड टफ वर्ड्स को अवॉइड करना है।
हाँ, अब इसमें एक चीज है कि जैसे कोई लीगल मैक्सिम्स आ रही है या फ्रेजेस आ रहे हैं तो उनका बेसिक आप यूज करिए, ये आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बताएगा। लीगल मैक्सिम्स और फ्रेजेस को हमें ऐड करना है। फिर आप इसको देखिए, अब इतना आपके अंदर आपका हो गया कि हाँ सिंपल लिखना है, कैसे लिखना है। अब अगले पार्ट में आप करिए कि जो आपका आंसर लिख रहे हैं ना, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करिए, मतलब यूज शॉर्ट सेंटेंसेस और ब्रेक योर आंसर इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ में आप ब्रेक करिए। पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के लिखिए आप उसको, आंसर्स को। प्लस एक चीज है कि लीगल टर्म्स का यूज करिए। लीगल टर्म्स का यूज करना है। प्लस इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है, अगर केसेस कोई उससे रिलेटेड है तो आपको इंपॉर्टेंट मेंशन इंपॉर्टेंट केस लॉ नेक्स्ट है। अब देखिए केस लॉ में सबसे बड़ी चीज ये भी आती है कि हम केस लॉ में क्या लिखें क्या ना लिखें। तो पहली चीज तो यही है कि आपको केस लॉ का नाम लिखना है कि उसका क्या नेम है। अगर देखिए तो नेम, नेम के साथ साथ साइटेशंस, देन वर्डिक्ट। बट अगर आपको जैसे साइटेशन नहीं याद है और चीजें नहीं याद है तो मेन है कि आप अगर वर्डिक्ट से भी आप क्या केस है उसको वर्डिक्ट से रिलेट करके ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी अगर आपको पूरा नाम नहीं याद आ रहा है तभी अगर एक दो वर्ड नाम है जो पॉपुलर है तो उसको भी मेंशन करके आप अपना आंसर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक चीज और है कि इसमें जो बहुत ज्यादा हम एब्रिवेशंस का यूज करते हैं तो उसको हमें अवॉइड करना है। सीधा सीधा है, ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपकी। अवॉइड द यूज ऑफ एब्रिवेशंस, तो इसको भी अवॉइड करना है। प्लस उसके साथ साथ एक चीज है कि आपको अपने माइंड में एक प्रॉपर सिनॉप्सिस बना के रखनी है। प्लस टाइम को अलॉटमेंट करना है कि कैसे रिकॉल करना है, फिर कैसे लिखना है और एक बार उसका पूरा फ्लो बनाना है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको मेरे ख्याल से लगभग 10 या 12 स्टेप्स हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग मेंस में एकदम परफेक्ट बनी जाती है। आपको कभी भी आपके आंसर राइटिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। ये बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं तो इट्स डजंट मैटर कि आपको प्रॉपर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्रॉपर चीजें नहीं भी आ रही हैं, आपने कीवर्ड पूछ लिया और क्या पूछा रहा है ये पूछ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजों के बेसिस पे आप अपना आंसर एक अच्छे से लिख सकते हैं इनका यूज करके। अब अगर देखा जाए ना, आपका जैसे मेंस का देखा जाए क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसमें जैसे 2014 का आप देखिए, 2014 में एक जो राइट वाला था, मैंने बताया था कि मार्क्स वाला, मार्क्स के लिए राइट क्या है, सीधा सीधा यही कैपिटलिज्म से रिलेट करके पूछा गया है। मतलब एक चीज ये है कि अब वो जमाना नहीं रहा, अगर इसमें आप मेंस पढ़ रहे हैं तो ये चीज नहीं है कि सब सिर्फ आप एक एक टॉपिक सेपरेटली पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे टॉपिक को पढ़ना है, उसकी नॉलेज प्लस उसको कैसे रिलेट करना है, ये चीज जब तक नहीं आएगा तब तक आप फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते या अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। आपको जैसे एक प्रश्न है, ये मैं बता रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा गया फॉर मार्क्स and the modern conception of the right is basically an ideological rationalization of the capitalist society. Discuss, do you agree that the opposition to changes in land acquisition law is influenced by Marxian ideology? Give reasons. अब देखिए इसमें आपका इंटरनेशनल लॉ भी है, इसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, प्लस इसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है। तो 3-4 चीजें रिलेट करके पूछी जा रही हैं। या फिर आपको जैसे पार्लियामेंट में एक संसदीय विशेषाधिकार वाला प्रश्न पूछा गया है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट व्हाट शैल प्रिवेल, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। तो ये चीजें सबसे बड़ी चीजें यही करनी है आपको कि आपको सिलेबस पे जो टॉपिक्स हैं 2 चीज करना है। देखिए इसको आप करिए T to 2,
टी टू टी, पहली चीज। दूसरा है यानी कि एस टू एस, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। जब तक ये चीज नहीं आ रही है तब तक आप मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। टी टू टी मीन्स टॉपिक टू टॉपिक। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए एक टॉपिक है आपका, जैसे प्रियम्बल दिया गया है, प्रियम्बल के बाद में आपका फंडामेंटल राइट है, फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी डीपीएसपी है, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इन सबको तो आप पढ़ रहे हो, सबको आ रहा है, लेकिन इनमें क्या रिलेशन है आपका प्रियम्बल में, क्या प्रियम्बल को हम कैसे फंडामेंटल राइट से रिलेट करेंगे, इसको हम कैसे डीपीएसपी से रिलेट करेंगे, और इसको कैसे हम फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करेंगे, ये सारे रिलेशंस। प्लस आपका जैसे कुछ आपके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, आपका सिटीजनशिप एक्ट है, उसको हम कैसे आपके फंडामेंटल राइट से रिलेट कर रहे हैं, कैसे डीपीएसपी से रिलेट कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब आपको ये रिलेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना होगा, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। वही चीज सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका मैंने मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा, मतलब आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या यूज है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कैसे कर रहे हैं, क्या लीगल जो आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं वहां पे कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा उत्तराखंड जुडिशरी मेंस का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और इसमें आपको सारे टॉपिक्स पूरा प्रॉपर्ली क्लियर तरीके से कराए जाएंगे। आपको हर टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। साथ ही जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज भी टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप में से जो छात्र, जो साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में, जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उनके लिए तो उनको तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि इसमें सीटें कम थी, 202 ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आपने इतनी भीड़ में से 202 में जगह बनाई है, इसका मतलब है कि हाँ आपके अंदर एक स्टैमिना है या आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस है। साथ ही कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका कि कुछ नंबर से रुक गया है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो डिजर्व करते थे क्वालिफाई करना, बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए एक चीज होता है ना, सिलेक्शन में सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं मायने रखता है, कई चीजें मायने रखती हैं। कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, कि आप एग्जाम मैंने तो पास नहीं कर पाया मतलब कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। बस ये था कि हाँ वो दिन आपका नहीं था शायद, इस वजह से नहीं कर पाए। तो उन छात्रों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि आपको, क्योंकि देखिए अब जिनका जिनका प्रीलिम्स हो गया है, आपका प्रीलिम्स का अभी आया, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त में आपका मतलब 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो 2 महीने में आप कैसे कर पाओगे सारी चीजें। तो वो लोग भी, जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, वो लोग भी चाहें तो हमारा मेंस का कोर्स जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर सारी तैयारी कराई जाएगी और प्रॉपर वे में आपके सारी कोर्स को पूरा टैकल कराया जाएगा, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा कि हाँ आप क्या क्या डिजर्व कर रहे हैं, कैसे आप अपना अच्छी एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आप हमारे जो टारगेट फॉर आईक्यू का ऑफिस का नंबर है, आप ऑफिस के नंबर पे 7500110314, जो लोग भी इंटरेस्टेड या इच्छुक हैं, आप इस नंबर पे ऑफिस से संपर्क करके और एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम एक किसी नए लेक्चर में। थैंक यू।